अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट? आज की जो वीडियो है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एमसीक्यूज जो है अब आपके 40 मार्क्स के हो चुके हैं। तो अब आपका 40% का पेपर जो है वो एमसीक्यूज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है, इस वीडियो के अंदर मैं पोइट्री सेक्शन के एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा, लेकिन चूंकि सेकंड ईयर एक कोर्स उसका लेंदी है तो मैं इसके सेक्शंस को, जैसे पोइट्री के सेक्शन को दो पार्ट में और प्रोज के सेक्शन को भी दो पार्ट में और नॉवेल को भी दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है तो बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी वीडियोस होंगी तो वो जल्दी जल्दी देख लेंगे, और उसको देखने के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको एमसीक्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप रिफ्रेशर के लिए एग्जाम से पहले भी एक दफ़ा इन वीडियो को सुन के अगर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प आउट होगी। तो बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं। पहला है एमसीक्यू सेवन एजेस ऑफ मैन। पहली पोम सेवन एजेस ऑफ मैन। आज की इस रिकॉर्डिंग में मैं 5 पोम्स कवर करूंगा। तो पहली पोम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। इसका पहला एमसीक्यूज है, द सेवन एजेस ऑफ मैन वाज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इसको लिखने वाले पोइट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, कहाँ कब पैदा हुए? 1564। 1564 उनका ईयर है, और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जो है वो जगह का नाम है। 1564 उनका ईयर है, याद रखिएगा, 16th सेंचुरी। द सेवन एजेस ऑफ मैन केम आउट इन द प्ले। कौन से प्ले के अंदर थी? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट। द सेवन एजेस ऑफ मैन अपीयर इन एक्ट 2 सीन 7। एक्ट 2 सीन 7। फर्स्ट ईयर की पोएम अंडर द ग्रीनवुड ट्री इसी प्ले से थी, लेकिन वो एक्ट 2 सीन 5 में थी, ये एक्ट 2 सीन 7 में है। The type of the poem, The Seven Ages of Man, is poetic speech. Poetic speech. The Seven Ages of Man was uttered by, किसने इस स्पीच को पढ़ा है? उसका नाम है लॉर्ड जैक्स। लॉर्ड जैक्स। अंडर द ग्रीनवुड ट्री एक सॉन्ग था जिसको गाया था लॉर्ड एम्यून्स ने। ये है लॉर्ड जैक्स। लॉर्ड जैक्स इज अ melancholy but witty man, much given to moralizing. ये जो लाइन है ये आपकी पोम जहां खत्म हो रही है उसकी एक्सप्लेनेशन जहां लिखी है वहां मौजूद है। मॉरलाइजिंग, ऐसी चीजें भी एमसीक्यूज में आ जाती हैं, बहुत टेक्निकल होती है। मॉरलाइजिंग इज द राइट आंसर। लॉर्ड जैक्स वाज लीडिंग एन एक्साइल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। लॉर्ड जैक्स वाज लीडिंग एक्साइल लाइफ विद ड्यूक सीनियर। अच्छा, ये के लगाना मैं भूल गया। ड्यूक सीनियर। लॉर्ड एमियस भी वहां मौजूद थे, बट द राइट आंसर इज ड्यूक सीनियर, क्योंकि ड्यूक सीनियर को एग्जाइल किया गया था, ये उनके साथ उनके साथी थे। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पोम की लाइन है। इसके अंदर जो वर्ड स्टेज है, द वर्ड स्टेज इज, अच्छा ये एमसीक्यूज थोड़ा सा वो हो गया। इसके अंदर जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये जो लाइन है ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये मेटाफर है। मेटाफर और सिमिली का डिफरेंस ये होता है कि दोनों के अंदर कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली के अंदर कंपैरिजन करते हुए लाइक और एस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेटाफर में नहीं किया जाता। तो ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ ये जो फ्रेज है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये जो क्लॉज है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। एक्टर, क्योंकि प्ले कहते हैं ड्रामे को, तो प्लेयर कहते हैं ड्रामा एक्टर्स को। जब उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की स्टेज है तो हम सब एक्टर हैं। द पोएट नेम्स डेथ एंड बर्थ। डेथ एंड बर्थ के लिए उन्होंने दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं अपनी पोम के अंदर, वो था एग्जिट एंड एंट्रेंस। एग्जिट एंड एंट्रेंस। विलियम शेक्सपियर डिवाइड ह्यूमन लाइफ इनटू 7 स्टेजेस। 7 स्टेजेस। द पोएट नेम द फर्स्ट स्टेज। पहली स्टेज का क्या नाम था? इन्फेंट। इन्फेंट। अकॉर्डिंग टू द शेक्सपियर, द सेकेंड एज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज स्कूल गोइंग एज। स्कूल बॉय। स्कूल बॉय का वर्ड उन्होंने यूज किया था, स्कूल गोइंग एज।
In the second stage, everyone goes to school with his bag and shining morning face, creeping like a snail, creeping like a snail, creeping like snail. वही कंपैरिजन जिस तरह ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज था, ये क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कंपैरिजन में अगर लाइक और एज होता है तो वो सिमिली कहलाता है, कंपैरिजन में लाइक और एज होता है तो वो सिमिली कहलाता है. In the second stage, the character is creeping like a snail because he is unwillingly to school. Unwillingly to school, क्योंकि उसका स्कूल जाने का दिल नहीं होता. जैसे कि आपको याद हो कि जब आपने नया नया स्कूल जाना शुरू किया था. According to Shakespeare, the third stage of human life is like a lover, young lover. पहली स्टेज का नाम इन्फेंट, दूसरे का स्कूल बॉय, तीसरे की लवर. साइनिंग लाइक फर्नेस, अगेन कंपैरिजन के बारे में पूछ लिया. लाइक आ रहा है, लाइक और एस के साथ जो कंपैरिजन होता है वो सिमिली होता है, सिमिली. इन द स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ व्हेन अ मैन साइ लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बैलेट. ये कौन सी स्टेज है जिसमें इंसान एक भट्टी की तरह जलता है और गमजदा गाने गाता है? भैया ये यंग लवर स्टेज थी, थर्ड स्टेज, जिसका शेक्सपियर ने मजाक उड़ाया था. According to Shakespeare, the fourth stage of human life is like a soldier. Soldier. In the fourth stage, the character is bearded like the. उसकी दाढ़ी किस तरह होती है? Pard, like the pard, leopard. In the fourth stage, the character is full of strange oath, अजीब और गरीब हलफ, कसमें, strange oath. In the fourth stage, the character is jealous in honor. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel. ये लाइन थी. In the fourth stage, the character is sudden and quick in, अभी जैसे मैंने कहा ये लाइन थी, quarrel, झगड़ा. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel. In the world stage of a life of man remain anxious for seeking a bubble reputation. कौन सी स्टेज में जिसमें इंसान बबल रेपुटेशन के पीछे भागता है? ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ स्टेज, सोल्जर स्टेज. Fourth stage, soldier stage. According to Shakespeare, the fifth stage of a human life is like a justice, justice of peace. Justice of peace से उसने रेफर किया था. In the fifth stage, the character is full of wise saws. जो फोर्थ स्टेज थी जिसमें वो सोल्जर था, वहां स्ट्रेंज ओथ था. लेकिन फिफ्थ स्टेज जिसमें वो जस्टिस था, वो वाइज सॉज, अकलमंदाना कहावतें. In what state does not fear even falling in the cannon mouth? मतलब कौन सी स्टेज है जिसमें इंसान जो है कैनन माउथ, तोप के मुंह के सामने जान की बाजी भी लगा दे तो उसको डर ना हो? वो फोर्थ स्टेज ही होती है, सोल्जर स्टेज. In what stage a man appear with severe eyes and beard of formal cut, संजीदा आंखें और फॉर्मल दाढ़ी. फिफ्थ स्टेज जस्टिस. फिफ्थ स्टेज जस्टिस, नाम भी आ सकता है, हर स्टेज का नाम याद होना चाहिए. In what stage of life a man appears as justice with knowledge and wisdom in year-round ballet with good cap on lint? Fifth stage justice, जैसे मैंने आपको यहाँ किया, यहाँ कीवर्ड मिल रहा है, justice fifth stage है. According to Shakespeare, the sixth stage of a human life is like a old age. Old age. At what stage of life a man shift into a lean and sleeper pantaloon? Pantaloon loose trouser में आ जाता है. Sixth stage, old age. Sixth stage, old age. At what stage of a life a man keep spectacles on nose and pouch on his side? ये भी sixth stage है, old age. चाहे sixth stage कहूं या old age कहूं, बात एक ही है. Whose youthful hose well save a world to white for his shrunk shank. Shrunk shank ये एक एलिक्रेशन है क्योंकि सेम साउंड रिपीट हो रहा है. shrunk shank सही है. इसका क्या मतलब है? थिन लैग्स, सुकड़ी हुई टांगे, थिन लैग्स. क्योंकि शैंक कहते हैं पिंडली को, टांग को, और श्रिंक की सेकंड जो थर्ड फॉर्म है वो श्रिंक है. विलियम शेक्सपियर कंपेयर द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेकंड चाइल्डिशनेस. लास्ट स्टेज जिसका नाम एक्सट्रीमली ओल्ड एज था, जिसको शेक्सपियर ने सेकंड चाइल्डहुड भी कहा है. तो ये हमने डिस्कस की पहली पोम, The Seven Ages of Man. दूसरी पोम पे आते हैं जिसका नाम है The Man of Life Upright.
द मैन ऑफ लाइफ अपराइट जो फर्स्ट ईयर की पोम द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से सिमिलैरिटी रखती है। इसके पोइट का नाम, पहला सवाल, थॉमस कैंपियन। थॉमस कैंपियन, थॉमस कैंपियन कब पैदा हुए? 1567, 1567, शेक्सपियर के 3 साल के बाद, क्योंकि शेक्सपियर पैदा हुए 1564 में। चूंकि एक ही दौर है इसलिए एलिजाबेथन पोइट ही कहा जाएगा, एलिजाबेथन पोइट कहा जाएगा। द मैन लीडिंग एन अपराइट लाइफ पजेस गिल्टलेस हार्ट, गिल्टलेस हार्ट। आपको इस पोम की लाइंस याद होंगी जिसमें उन्होंने कहा था ना कि whose guiltless heart is free, guiltless heart is free. The guiltless heart of an upright man is free from all dishonest deeds. इसकी भी लाइन अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो लाइन नंबर 30, from all dishonest deeds, dishonest deeds से वो आजाद था। An upright man is spiritually clean and his mind there is no thought of vanity. वैनिटी, ये पोम की लाइन नंबर 4 है, स्टैंजा नंबर 1, लाइन नंबर 4, पेज नंबर 42, आप देख सकते हैं। An upright man spend the day of his life in seeking harmless joys, harmless joys, ऐसी खुशियां जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। What cannot delude an upright man? delude का मतलब है धोखा देना। क्या चीजें अपराइट मैन को धोखा नहीं दे सकती? होप, उम्मीदें, क्योंकि सेकंड स्टैंजा की जो लाइन नंबर 3 थी वो यही थी, whom hopes cannot delude, जिसकी उम्मीदें उसको धोखा नहीं दे सकती। थर्ड लाइन थी स्टैंजा नंबर 2 की। An upright man does not need, सही है, सही है, तो उसका क्या था? हाई स्टेटस इन लाइफ, निदर टावर, टावर का मतलब हाई स्टेटस था, बिल्डिंग नहीं था, हाई स्टेटस था। ये स्टैंजा नंबर 30 पहली लाइन थी। कोशिश करिए एमसीक्यू सीक्वेंस में हो ताकि आपको पोम भी रिवाइज हो जाए। As the dealing of an upright mind is very careful and harmless in society, he does not need, उसको जरूरत नहीं है किस चीज की? आर्मर फॉर डिफेंस, क्योंकि थर्ड स्टैंजा की सेकंड लाइन यही थी, नो नॉर आर्मर फॉर डिफेंस, नॉर आर्मर फॉर डिफेंस, कि उसको ना किसी हाई स्टेटस बिल्डिंग की जरूरत है ना हथियार की जरूरत है अपने बचाव के लिए। An upright man never fall in the state of discontent whenever he face sorrow, sorrow, ये सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन थी, नो sorrow discontent, कोई गम उसको नाशुक्रा नहीं कर सकता, कोई गम उसको डिस्कंटेंट नाशुक्रा नहीं कर सकता। An upright man has no fear about thunder violence, therefore he needs not to fly towards secret walls, secret walls, stanza number third, line number 3, nor secret walls to fly, nor secret walls to fly, fly का मतलब वैसे तो उड़ना होता है लेकिन यहाँ भागने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। An upright man is so courageous that he does not feel hesitated in facing troubles in life, वो जिंदगी की मुश्किलात को फेस करने में हेजिटेट नहीं करता, बिकॉज उसका मानना होता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान है। The only friend to an upright man, upright man का सिर्फ दोस्त कौन होता है? Good thought, सही है, लास्ट स्टैंजा की पहली लाइन थी, good thought is only friend, अच्छी सोच ही उसके सिर्फ दोस्त हैं। The wealth of an upright man is, उसकी दौलत क्या है? Well spent age, एक अच्छे अमाल में गुजारी हुई जिंदगी। लास्ट स्टैंजा लाइन नंबर 2, his wealth a well spent age. An upright man consider this world a place for short stay and virtuous deed. ये दुनिया उसके लिए शॉर्ट स्टे है, मुख्तसर कयाम है और ईमान अच्छे कामों के लिए है, virtuous. An upright man can behold the horror of the deep and terror of the sky with unafraid eyes. ये स्टैंजा नंबर 4 था, he only can behold with unafraid eyes the horror of the deep and terror of the sky. An upright man makes the heaven his book and it is taken his heavenly thing. वो अपनी जन्नत अपनी किताब को बनाता है, और किस चीज से वो सबक लेता है या किस चीज से वो सहारा लेता है? विजडम। ये आपकी सेकंड लास्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन थी, मैं 2 लाइनें बता देता हूँ। He makes the heaven his book, वो अपनी जन्नत अपनी किताब को बनाता है,
इज विजडम हेवनली थिंग, और उसकी जहानत थी उसके लिए एक खुदा की तरफ से तोहफा होता है, हेवनली। एन अपराइट मैन टेक्स द अर्थ एज इज, एक अपराइट मैन के लिए ये दुनिया क्या है, सोबर इन, एक सादा मुसाफिर खाना, सोबर इन, एक सादा मुसाफिर खाना। ये सेकंड लास्ट लाइन है इस पोम की। चलिए आ जाते हैं पोम नंबर 3 पे, लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगॉनिस्ट। इस पोम को लिखने वाले राइटर है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन वॉज अ न्यू क्लासिकल पोइट, न्यू क्लासिकल पोइट। द पोम सैमसन अगॉनिस्ट इज इट एपिक। अच्छा, एपिक और बैलेट का फर्क याद रखिएगा। बैलेट भी स्टोरी होती है, एपिक भी स्टोरी होती है, लेकिन बैलेट शॉर्ट स्टोरी होती है, एपिक लॉन्ग नरेटिव स्टोरी होती है। तो सैमसन वाली पोम जो है वो लॉन्ग नरेटिव स्टोरी है, इसलिए वो एपिक है। सैमसन अगॉनिस्ट इज अपीयर इन द फेमस पोएटिक बुक ऑफ मिल्टन नेम। उनकी कौन सी मशहूर किताब में शामिल हुई थी? पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज रीगेन। Samson was a legendary character that is really found in the Old Testament. Old Testament से उसको रेफर किया है, Old Testament. The story of Samson is in the Hebrew Bible in the chapter Judges. Judges chapter में ये सैमसन का जिक्र है। John Milton was born at London in the year 1608, 1608, 1608 याद रखिएगा। John Milton died in the year 1674, 1674, born in 1608, died in 1674. Which of the following poem written by John Milton gained much popularity? कौन सी पोम थी जॉन मिल्टन की जिसने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करी? पैराडाइज लॉस्ट, जो कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा, एडम एंड ईव के ऊपर जन्नत से निकल जाने वाले मंजर को बयान कर रही थी। पैराडाइज लॉस्ट नाम से याद रखिएगा। सैमसन एंड मिल्टन बोथ आर ब्लाइंड, क्योंकि सैमसन भी ब्लाइंड थे। क्यों थे अभी आगे पता लगेगा। और मिल्टन जो राइटर थे वो ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44, 44 साल उम्र थी। आई थिंक 1652 ईयर था, ये ईयर भी याद रखिएगा। 44 ईयर थी, एज थी, 1652 ईयर था। द फादर ऑफ सैमसन अगॉनिस्ट इज मनोआ, जो इनके फादर का नाम है। सैमसन बिलोंग टू Israelite. According to poem lines from Samson Agonistes, Samson was a man of immense strength. Immense strength. The enemies of Samson and his tribe were Palestine. खुद का ताल्लुक इजराइल से था और उसके दुश्मन फलस्तीनी थे। Samson married to a Philistine girl named Delilah. Samson was taken captive through the territory of his wife, Delilah. What was done to Samson when he was taken captive? He was made blind. Samson को अंधा किया गया था ताकि उसकी ताकत को मिनिमाइज किया जाए। Being prisoner, Samson was used to amuse. जब उसको कैदी बनाया तो सैमसन को क्या कहा गया कि आप किसको खुश करें? स्पेक्टेटर्स, तमाशाइयों को। बाय शोइंग फीट ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के नमूने दिखा के। द सीक्रेट ऑफ सैमसन स्ट्रेंथ वाज हिडन इन हिज हेयर। सैमसन की ताकत का राज उसके बालों में था। When the guard led Samson towards the temple of Dagon, जगह का नाम है टेम्पल ऑफ Dagon, he was patient but undaunted. He was patient but undaunted. ये इस पोम की जो आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे है, पहली लाइन में है, he patient but undaunted. Samson had to attempt all his feats of strength without the help of his, क्योंकि सैमसन अंधा था इसलिए उसको सारे काम बिना किसकी मदद से करने थे? eyes, without help of his eyes. When Samson would perform his feat of strength, no one dared to appear. Antagonist. The entire account of the temple catastrophe was witnessed and told by Manoah. जो पूरी कहानी है वो किसने देखी, किसने सुनाई? वो सैमसन के फादर ने देखी और सुनाई। The reason given by Samson for fulfilling his command was his
देखिए वो क्यों ऑर्डर को मान रहा था, बिकॉज हिज कंपल्जन फॉर ओबेइंग, वो मजबूर था। ये लाइन आपको याद होगी, उसने क्या कहा था, आई हैव परफॉर्म एज रीजन वॉज ओबेइंग, एज रीजन वॉज ओबेइंग। ये लास्ट थर्ड लास्ट लाइन थी पेज नंबर 44 की। During intermission, Samson requested his guide to allow him for taking some rest between the pillars. Between the pillars. Samson felt the massive pillar in his arm and made his head incline. अपने सर को उसने झुका लिया था. Samson stood between two massive pillars as one who prayed or some great matter in his mind. मतलब सैमसन उन दोनों पिलर पे हाथ रख के ऐसे खड़ा था जैसे उसके दिमाग में, जैसे कोई इबादत कर रहा हो या उसके दिमाग में कोई चीज रिवॉल्व घूम रही हो. ये लाइन थी बकायदा. वो लाइन क्या थी, इन्होंने लाइन दी थी, और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉल्व, ये लाइन थी पूरी. Samson delivered his speech, then strained all his nerves, both as with the force of winds and water. Water pants. Water. ये भी लाइन थी. As with the force of winds and water pants. पेज नंबर 45 पे लाइन नंबर 4. ये मैं लाइन नंबर इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप बुक रख के भी करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. The two massive pillars trembled with Samson forced to and fro with horrible convulsion. With horrible convulsion to and fro. With horrible convulsion to and fro. ये लाइन थी. Samson used his strength to kill the Philistine leader, save his people, but at the same time he also sacrificed his own life. Own life. अगर मैं पोम की लाइन याद दिलाऊं तो वो लाइन थी, Samson with this in mix inevitably pull down the same destruction on himself. लास्ट की दो लाइनें हैं पेज नंबर 45 की. The choice, nobility and flower, not only of this but each Palestine city round. Here flower mean finest member. VVIP लोगों के लिए flower का वर्ड यूज किया है. होप कि आपको पोम भी रिवाइज हो गई होगी. आइए पोम नंबर 4, लाइन्स फ्रॉम एन एस्टोन मैन. एस्टोन मैन को लिखने वाले पोइट का नाम है अलेक्जेंडर पोप. अलेक्जेंडर पोप आपकी बुक में पेज नंबर 47. Alexander Pope was born in 16. इनका ईयर आई थिंक 1688. Yes, exactly 1688. 1688 में पैदा हुए. Was died in 1744. 1744 में डेथ हुई. An Aston Man was published in 1734. ये 1734 में पब्लिश हुई है Essay on Man. I think it's 1733. 1733. Sorry, 1733. The poem Aston Man is a rhyme couplets. ये मैंने rhyme verse लिख दिया है. That is rhyme couplet है. Is a rhyme couplet. Rhyme couplet basically क्या होता है? Rhyme couplet basically same sound दे रहे होते हैं ना. अगर आपको आपकी poem याद हो तो fate, state, last के word rhyme couplet है. ये verse नहीं है, couplet है. इसको सही कर लीजिएगा. Nature from all creature hide the book of fate. Fate. A man has more knowledge than animal, but less knowledge than spirits. इसकी लाइन थी. From brutes what man, from man what spirits know. Brutes जानवर को कहते हैं कि जो जानवरों को नहीं पता वो इंसान को पता है, और जो इंसान को नहीं पता वो फरिश्तों को पता है. Great chain of beings. ये मैंने बताया था आप लोगों को. To explain that the unawareness to future is a boon, Pope give the example of lamb. Lamb कहते हैं भेड़ को, भेड़ के बच्चे को. According to the poet, each creature may fill the circle marked by heaven. खुदा, heaven mean God. ये जो इस पोम की पहली लाइन थी ना, heaven from all creatures hide the book of fate. Heaven का मतलब है God. According to Pope, the blindness to the future is kindly given. Kindly given. Pope has a firm belief that God treats his entire create equally. पोप का ये मानना था कि अल्लाह अपने इंसान के साथ बराबर का सलूक करता है. अगर मैं आप इसको एक लाइन याद दिलाऊं तो वो लाइन क्या थी कि who sees with equal eye, who sees with equal eye, अल्लाह के लिए था who.
पोप गिव द कंट्रास्ट बिटवीन अ हीरो, एक हीरो स्पैरो, एक हीरो और चिड़िया के अंदर कंट्रास्ट बनाया था। फिर एटम और सिस्टम के अंदर हीरो एंड स्पैरो, एटम एंड सिस्टम, सही है। और सिस्टम का मतलब था यूनिवर्स, सिस्टम का मतलब था यूनिवर्स। और उसके बाद उन्होंने बनाया था बबल और वर्ल्ड का, बबल और वर्ल्ड का। ये कुछ लाइन थी, अ हीरो पैरिश और स्पैरो फॉल, एटम और सिस्टम इनटू ruin hull, and now a bubble burst and now a world। इन 3 लाइनों में उसने कंपैरिजन किया था हीरो स्पैरो का, कंट्रास्ट पद दिखाया था एटम और यूनिवर्स का, और बबल और वर्ल्ड का। अकॉर्डिंग टू पोएट द ग्रेट टीचर इज डेथ, वो लाइन थी, वेट द ग्रेट टीचर डेथ, इंतजार करिए सबसे बड़े उस्ताद का, मौत का। The poet says that a man should pray to God and humbly hope, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और आर्जी से उससे उम्मीद रखनी चाहिए। According to Pope, man is never satisfied with his present state, इंसान कभी भी अपने प्रेजेंट से खुश नहीं होता। वो लाइन थी ना, मैन नेवर इज जो था वो प्रेजेंट स्टेट को इंडिकेट करता था, बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड, और टू बी जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता था। ये मैंने बताया था, ये लास्ट की 3rd लाइन थी, पेज नंबर 48 पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगर आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 48 पे लाइन नंबर पॉइंट नंबर 20 पे देख लीजिएगा। इसका मतलब है प्रेजेंट स्टेट, टू बी का मतलब है फ्यूचर। Alexander Pope believed that it is spring eternal in the human breast, इंसान के जिस्म में क्या चीज जन्म लेती है, वो है उम्मीद। According to Pope, the soul of man is restless in the world, बेचैन है। The poet considered in the poem lines from an astral man that is uneasy and confined from home, जो चीज uneasy है और कैद है वो है human soul। और जैसे मैंने कहा कि हेवन का वर्ड उन्होंने अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया था, गॉड। अब ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। अब पिनन का मतलब होता है विंग्स, विंग्स। अब पैरिश का मतलब होता है डाई। ये आपके वर्ड्स मीनिंग में भी आ सकते हैं और ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, जो सेक्शन बी के अंदर मैच द कॉलम करके आप। चलिए, आज की इस वीडियो के लिए लास्ट पोम है द सॉलिटरी रीपर। मैंने 5 पोम कवर करनी है अगली वीडियो में, बाकी मैं 5 या 6 जो रह गई हैं उसको कवर करूंगा। 2 वीडियोस आएंगी पोइट्री की, 2 वीडियोस आएंगी प्रोज की, और 2 नॉवेल की। हो सकता है नॉवेल एक ही हो, लेकिन बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपन, बनाऊंगा तो डिसाइड होगा लेंथ पे। सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको हम पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं, पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। बॉर्न इन 1770, डेथ इन 1850। बॉर्न इन 1770, डेथ इन 1850, मतलब अगर आप देखें तो उम्र है 80 साल। ये जो कॉम्पोजिशन है सॉलिटरी रीपर वाज अ रिजल्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ टूर। कहां का टूर था? हाईलैंड्स, पहाड़ी इलाके स्कॉटलैंड के हाईलैंड। और सॉलिटरी रीपर एक लोनली, एक तन्हा लड़की थी, लड़की थी। The solitary reaper was singing a song that was melancholy, absurda, melancholy, absurda. The poet saw the solitary reaper when he was wandering the highland, हाईलैंड में घूम रहे थे, पहाड़ी इलाकों में स्कॉटलैंड के। सही है ना? आपको याद होगा पेज नंबर 58 पे ये पोम है, सही है? अगर आपको याद हो उसकी कुछ लाइंस, देखिए, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, हाईलैंड जगह का नाम था। The solitary reaper was all alone and was cutting and binding the grain. The voice of solitary reaper, her song was echoing around the valley, around the valley. वो लाइन थी ना, oh listen for the vale profound is overflowing with the sound, vale, wadi. The poet compared the gull voice with 2 birds. कौन सी बर्ड्स थी वो? cuckoo and nightingale. According to the poet, it welcomes with a song to a band of weary travelers, थके हुए मुसाफिरों को, resting at an oasis in the Arabian desert, that is nightingale. अच्छा, जैसे अरब के सहराओं में जो मुसाफिर थके हुए होते हैं तो उनको बुलबुल अपने गानों से रिफ्रेश करती है,
वैसे ही वो गाना उस लड़की का उन्हें रिफ्रेश कर रहा था, लेकिन वो अरब के सहराओं में नहीं थे, वो तो स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके हाईलैंड में थे, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन किया है उस पहाड़ी इलाके को अरब के सहराओं से। इट ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फार्देस्ट हेब्रिड्स, cuckoo bird, cuckoo bird. A voice so thrilling never was here. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas, among the farthest Hebrides. Hebrides एक जजीरे का नाम है। ये 4 लाइनें स्टैंजा नंबर 2 की हैं लास्ट की, जिसमें कुकू बर्ड की आवाज से उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। हेब्रिड्स जैसे मैंने कहा आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक जजीरे का नाम है, सही है, वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में है। ये पेज नंबर 59 पे पॉइंट नंबर 16 में लिखा हुआ है। The poet could not understand the song because the girl was singing in Gaelic और Celtic language। क्योंकि गैलिक लैंग्वेज जो स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में आज तक बोली जाती है, वो लड़की उस जबान में गाना गा रही थी, जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ उसके गाने को नहीं समझ सके। The poet assumed the girl was singing a tragic verse, अफसुर्दा गाने थे। The solitary lass कहते हैं लड़की को, was singing plaintive number, सही ना, plaintive number अफसुर्दा गानों को कहते हैं। और उसके लिए एक लाइन थी, will no one tell me what she sing? Perhaps the plaintive number flow, perhaps the plaintive number flow. Stanza number 3, first or second line. Whatever the theme of the maiden sang, as of a song could have no ending. The solitary boy was singing and working in the field with a sickle. Sickle. The word Highland referred to, Highland जैसे मैंने बताया था, mountainous region of Scotland. अरेबियन सेंट, ये स्टैंजा नंबर 2 में इन्होंने, सॉरी स्टैंजा नंबर 2 में लाइन नंबर 4 पे यूज किया था, अमंग अरेबियन सेंट। तो असल में अरब के सहराओं से वो रिसेम्बलेंस दे रहे थे, डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया। इस पोम के अंदर हर स्टैंजा जो है वो 8 लाइनों पे है, 8 लाइन के 4 स्टैंजा है, 4 स्टैंजा है, 8 लाइन के 4 स्टैंजा है। William Wordsworth listened the girl's song carefully but could not understand the theme. थीम उनको समझ में नहीं आई थी। उन्होंने कहा था ना, whatever the theme the maiden sang, as of a song could have no ending. Stanza number 4, line number 1 and 2, वो थीम को नहीं समझ सके। तो स्टूडेंट ये मैंने यहाँ 5 पोम कवर करी है, इसी तरीके से इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिमेनिंग पोम्स कवर करूंगा। तो इसको सुनने के बाद आपके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपको याद करने में आसानी होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो चीज़ आप लोगों को चाहिए हो। एग्जाम से पहले मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो जो स्टूडेंट को चाहिए हो, जिसकी डिमांड हो, वो मैं वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं एमसीक्यूज के ही पोइट्री सेक्शन के पार्ट नंबर 2 के साथ जल्द इंशाल्लाह, कल या बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।